अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी का बिल्कुल पहला बाब शुरू कर रहे हैं। इस बाब में हम ये समझेंगे कि साइंस ऑफ बायोलॉजी दरअसल है क्या और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए क्यों इतनी अहम है। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। अच्छा, आज के हमारे सेशन का एजेंडा बहुत सीधा सा है। हम बायोलॉजी का तारुफ, उसकी अहम शाखें, कुछ कुरानी हिदायत, साइंसी तरीक़ाकार और मलेरिया की एक बड़ी दिलचस्प केस स्टडी देखेंगे। और आखिर में आपके बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से कुछ अहम सवालात पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के अपने पहले हिस्से का बाकायदा आगाज़ करते हैं, यानी इल्म हयातियात का तारुफ। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंस आखिर है क्या। देखिए, साइंस दरअसल फितरत के बिखरे हुए राजों को एक बड़े ही मुनज़्ज़म और बाकायदा तरीके से समझने का नाम है। बायोलॉजी या हयातियात दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज़ है बायोस, जिसका मतलब है ज़िंदगी, और दूसरा है लोगोस, यानी सोच विचार करना या मुताला करना। तो अगर हम इसे समेटें तो बायोलॉजी का मतलब हुआ जानदारों की साख्त और उनके अफ़ाल का मुकम्मल मुताला। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इस इल्म पर अबूर हासिल करके हम बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं और खुराक और माहौलियात के बड़े बड़े मसाइल को हल करते हैं। चूँकि इस दुनिया में ज़िंदगी की बेशुमार अक़साम हैं, इसलिए इतने बड़े इल्म को हमने आसानी के लिए 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया है। पहला है बॉटनी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पौधों का मुताला करते हैं। दूसरा है ज़ूलॉजी, यानी जानवरों का मुताला। और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया जैसे इन खुर्दबीनी जानदारों को पढ़ते हैं जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। स्टूडेंट्स, आप इन तीनों शोबों का फ़र्क अच्छे से ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि बोर्ड इम्तिहानात के लिए ये तारीफ़ें बहुत अहम हैं। अब ज़िंदगी कोई सादा सी चीज़ तो है नहीं, है ना। इसकी पेचीदगियों को मज़ीद गहराई में समझने के लिए हमने उन 3 बड़े शोबों को मज़ीद छोटी ज़ेली शाखों में तकसीम किया है। मिसाल के तौर पे मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम जानदारों की ज़ाहिरी साख्त को देखते हैं। एनाटमी में अंदरूनी जिस्मानी साख्त का मुताला किया जाता है। और फिजियोलॉजी में जिस्मानी अफ़ाल का बगौर जायज़ा लिया जाता है। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ़ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मुसन्निफ़ हमें यह बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी के हर छोटे से छोटे पहलू को समझने के लिए एक अलग तफसीली ज़ाविये की ज़रूरत होती है। अब ज़रा इस नंबर को देखिए। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है? दरअसल एक औसत इंसानी जिस्म में 30 ट्रिलियन यानी 30 खरब से भी ज़्यादा खलियात या सेल्स मौजूद होते हैं। बस एक लम्हे के लिए ज़रा इस कुदरती पेचीदगी का तसव्वुर करें, इतनी बड़ी तादाद। यह हैरान कुन हकीकत हमें बताती है कि साइटोलॉजी यानी सेल्स का मुताला हमारी अपनी हस्ती को समझने के लिए कितना ज़बरदस्त और पुरकशिश मौजू है। चलें जी, अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हयातियात की शाखें और पेशे, यानी इस इल्म का हमारी अमली ज़िंदगी में क्या काम है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इल्म हयातियात खला में तन्हा वजूद नहीं रखता। यह साइंस की दूसरी शाखों के साथ जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर बायोफिज़िक्स को ही ले लें। जब हम इंसान की हड्डियों जो पट्ठों की हरकत को पढ़ते हैं तो हम बायोलॉजी के अंदर फिज़िक्स के लीवर और मोशन के उसूलों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह जब पौधों में फोटोसिंथेसिस की बारी आती है तो हमें बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। यानी बायोलॉजी को 100% समझने के लिए हमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों की मदद लेनी पड़ती है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अब आपके जहन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि ये सब पढ़ने का मेरे कैरियर को क्या फ़ायदा होगा। तो सुनिए, एफएससी बायोलॉजी करने के बाद आपके सामने कई बावकार पेशों के दरवाजे खुल जाते हैं। आप एमबीबीएस करके एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हैं, बीडीएस करके डेंटिस्ट बन सकते हैं, या फिर फार्माकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ज़राअत और बायोटेक्नोलॉजी जैसी जदीद तरीन फील्ड्स में जा सकते हैं। तो आज आप जो निसाब पूरी तवज्जो से पढ़ रहे हैं ना, यकीन माने यही आपके शानदार मुस्तकबिल की सबसे मजबूत बुनियाद है। अब हम अपने सबक के तीसरे और एक नहायत ही बावकार हिस्से की तरफ आते हैं, जो है कुरानी हिदायत और इल्म हयातियात का बाहमी ताल्लुक। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी के राज़ों पर गौर व फिक्र करने की बार बार दावत दी है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 में इरशाद बारी ताला है, और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। अगर हम इस इल्हामी हकीकत को आज की जदीद साइंस की ऐनक से देखें तो साइंस भी बिल्कुल यही कहती है कि जानदारों के खुलियों में पानी का औसत तनासुब 60 से 90% तक होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इस बात का वाज़े इशारा है कि ज़िंदगी का बुनियादी माखज़ एक ही है। इसी तरह सूरतुन नूर की इस मुबारक आयत पर गौर करें। ये हमें जानदारों की दर्जाबंदी यानी क्लासिफिकेशन और उनकी इर्तिकाई तब्दीलियों को समझने की तरगीब देती है।
ये आयत हमें बताती है कि किस तरह वक्त गुजरने के साथ मुख्तलिफ जानदारों की साख्त और उनके चलने फिरने के अंदाज में तब्दीलियां आईं। ये साइंस और फ़लसफ़े का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा इम्तिजाज है। चौथा हिस्सा साइंसी तरीक़ेकार, यानी वो तरीका जिस पर चलकर हम हक़ाइक़ तक पहुंचते हैं। देखें, साइंस का मतलब महज अंधेरे में तीर चलाना नहीं होता। ये तो एक बहुत ही बाकायदा और कड़ा तरीकाकार है। जब भी एक बायोलॉजिस्ट के सामने कोई साइंसी मुअम्मा आता है तो उसे इन 6 तरतीबवार मराहिल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मसले की पहचान, फिर मुशाहिदात, उसके बाद एक उबूरी मफरूज़ा जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, फिर डिडक्शन बनाना, फिर सबसे अहम चीज़ यानी तजर्बात करना, और आखिर में ठोस और हतमी नताइज अख्ज़ करना। अब जब हम मुशाहिदात की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये 2 तरह के होते हैं। एक क्वालिटेटिव, जिन्हें हम गेन या माप नहीं सकते, जैसे किसी पत्ते का रंग कितना सब्ज है, और दूसरे होते हैं क्वांटिटेटिव, जिन्हें बाकायदा आदाद में मापा जा सकता है। अब ज़रा सोचें, साइंस में कौन से मुशाहिदात बेहतर होंगे? जी हाँ, क्वांटिटेटिव, क्योंकि वो बिल्कुल ठोस होते हैं, नंबरों में होते हैं और उन्हें किसी भी वक्त दोबारा दुरुस्त मापा जा सकता है। और हाँ, कोई भी नया साइंसी ख्याल रातों रात कानून या लॉ नहीं बन जाता। इसका एक पूरा सफ़र है। एक सादा सा मफरूज़ा जब बार बार तजुर्बात की कड़ी कसौटी पर पूरा उतरता है तो वो तरक्की पाकर थ्योरी बन जाता है, और फिर जब इस थ्योरी को कोई भी गलत साबित ना कर सके और वो बार बार दुरुस्त साबित हो, तब जाकर वो साइंस का एक मुस्तकिल कानून बनती है। जैसे आपने मेंडल के विरासत के कवानीन के बारे में तो सुना ही होगा। हिस्सा पंजम, अब हम इन तमाम बातों का अमली सबूत देखेंगे मलेरिया के साइंसी मताले के जरिए। साइंसी तरीकाकार को समझने के लिए मलेरिया की केस स्टडी से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। इंसानी तारीख में मलेरिया ने बहुत तबाही मचाई है। 19वीं सदी के आखिर में साइंसदानों के पास कुछ उलझे हुए सुराख थे। पहला ये कि यह बीमारी दलदली इलाकों से जुड़ी है। दूसरा, क्विनेन की छाल इसे ठीक कर देती है। तीसरा और अजीब सुराख ये कि दलदल का पानी पीने से ये बीमारी नहीं फैलती। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब मलेरिया के मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम नामी एक खुर्दबीनी जानदार नजर आया। इन मुशाहिदात के बाद साइंसदानों ने अपना दिमाग लगाया और एक हाइपोथेसिस बनाया कि यही प्लाज्मोडियम मलेरिया की असल वजह है। अब इस बात को परखने के लिए उन्होंने एक डिडक्शन निकाली। ये एक किस्म की मंतिक होती है जो अगर और तो पर मबनी होती है, यानी अगर वाकई प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो मलेरिया के हर मरीज के खून में उसकी मौजूदगी लाजमी होनी चाहिए। ये वो ज़बरदस्त मंतिक थी जिस पर असल तजुर्बात की बुनियाद रखी गई। अब तजुर्बे का मरहला आया। एक मुस्तनद तजुर्बे में हमेशा मुवाजने के लिए 2 ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। उन्होंने 100 मलेरिया के मरीजों का टेस्ट किया, ये तजुर्बाती ग्रुप था, और सब में प्लाज्मोडियम पाया गया। फिर उन्होंने 100 बिल्कुल सेहतमंद अफराद का ब्लड टेस्ट किया, ये कंट्रोल ग्रुप था, और उनके खून में प्लाज्मोडियम नहीं था। इस लाजवाब तजुर्बे ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि प्लाज्मोडियम ही इस बीमारी का असल मुजरिम है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सवाल ये था कि ये प्लाज्मोडियम इंसान के खून में आया कहाँ से? AFA किंग नामी माहिर ने मच्छरों की तरफ इशारा किया। फिर रोनाल्ड रॉस ने चिड़ियों पर तजुर्बात करके दिखाया कि मच्छर के काटने से ये जानदार मुंतकिल होता है। और फिर बिलाखिर 1898 में इतालवी माहिरीन ने यह हतमी तौर पर साबित कर दिया कि एनोफिलीज मादा मच्छर ही इंसानों में मलेरिया फैलाती है। तो देखा आपने किस तरह एक साइंसी तरीकाकार ने मरहलावार एक जानलेवा मुअम्मे को हल कर दिया। अब हम आज के सबक के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर हैं, इम्तिहानी सवालात और खुलासा। स्टूडेंट्स, हमने आज बहुत सी अहम मालूमात पर बात की है। अब वक्त है इसे अपने बोर्ड इम्तिहानात के लिए समेटने का। इम्तिहानात में अमूमन इस तरह के तफसीली और तसव्वुराती सवालात आते हैं, जैसे इल्म हयातियात दीगर कुदरती उलूम के साथ कैसे मुंसलिक है और साइंसी तरीक़ेकार को हकीकी दुनिया की बीमारियों के हल के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं और आपको चैलेंज करता हूं कि आज के इस लेक्चर की रोशनी में आप इस सवाल का एक मुकम्मल और मुदल्लिल जवाब खुद से मुरत्तब करें। स्टूडेंट्स, इस सबक के नुकात को अपनी तहरीर में ढालने की कोशिश करें ताकि इम्तिहानी तैयारी बेहतर हो सके। याद रखें, ये सब सिर्फ किताबें पास करने के लिए नहीं है, ये आपकी सोच के ज़ाविये को वसी करने के लिए है। अगर आपको ये सबक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम यूं ही सीखने और सिखाने का ये सफ़र जारी रख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।